साथियों, आए दिन हम देखते हैं कि बिजली के बिलों में गड़बड़ी से लोग परेशान रहते हैं। उसमें काफ़ी त्रुटियां होती हैं और लोग कहते हैं कि हमारा बिल बहुत बन गया है और बिजली के दफ्तरों के चक्कर लगाया करते हैं, अपनी बात भी ठीक से नहीं कह पाते। साथियों, बार बार मैं यही बात कहता हूं कि सबसे पहले आप अपने जो आपके घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है उसमें एक काला बटन लगा होता है, उसे आप दबाएंगे तो अनेक प्रकार की रीडिंग मीटर से प्राप्त होती है, दिखती है डिस्प्ले में। इसमें से आपको दो तरह की रीडिंग आपको जरूर देखनी है। पहली रीडिंग आपकी जो KWH है, यूनिट है, वो वर्तमान रीडिंग क्या है। जब आप बटन दबाएंगे तो बारी बारी से रीडिंग आएगी। उसमें एक रीडिंग जो होगी वो आपके KWH यूनिट की होगी और इस यूनिट के बाद में KWH लिखा होता है। इसको अपने डायरी में आपको हर महीने की एक तारीख निश्चित करें, वहां पर आपको लिखते रहना है। और दूसरी जो रीडिंग होती है वो आपके लोड की होती है, लोड किलोवाट में होता है। तो आपके पिछले महीने में अधिकतम कितना किलोवाट लोड रहा, ये आप जरूर नोट करें ताकि आपको ये पता रहे कि आपका जो स्वीकृत भार है, आपका जो लोड है, जिस लोड का आपका कनेक्शन है उससे आपने ज़्यादा का उपभोग नहीं किया है। क्योंकि यदि आप अधिक का उपभोग करेंगे तो आप पर कुछ पैनल चार्जेस लगेंगे। तो पहले तो आप अपने मीटर को अच्छी तरह से पढ़ना सीखें, जिससे आप प्रति माह ये दो रीडिंग जान सकें और डायरी में लिखते रहें। दूसरा, आप अपने बिल को पढ़ना जरूर सीखें। 6 या 7 लाइनों के बाद में जो आपके मीटर रीडर द्वारा रीडिंग ली गई है, जिससे बिल बनाया गया है, वो आपकी वर्तमान रीडिंग होती है, प्रेजेंट रीडिंग होती है, वो बिल पे लिखी होती है। उसके नीचे जो पिछले माह आपका रीडिंग ली गई थी, अर्थात जहां तक आपका बिल बना है वो प्रीवियस रीडिंग, वो उसके नीचे लिखी होती है। और वर्तमान रीडिंग से प्रीवियस रीडिंग को जब घटा देते हैं तो इस महीने आपने जितने यूनिट का उपभोग किया वो लिखा होता है। साथियों, मीटर खराब होता है, रीडिंग खराब अंकित होती है और आप ये समझ नहीं पाते। इसके नीचे एक बिल बेसिस होता है। बिल बेसिस में लिखा होता है MU। MU का अर्थ है कि आपकी मीटर्ड यूनिट लिखी जा रही है। और अगर मीटर्ड यूनिट लिखी जा रही हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका बिल ठीक चल रहा है, ये आप थोड़ा सा विश्वास कर सकते हैं। लेकिन IDF लिखा हो, ADF लिखा हो, RDF लिखा हो, CDF लिखा हो, इसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, उसे आप सुन सकते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि आपके मीटर में खराबी है। और यदि आपको विश्वास हो गया है कि आपके मीटर में खराबी है तो आप इसका एक प्रार्थना पत्र बनाएं और प्रार्थना पत्र बनाने के बाद में मीटर बदलवाने के लिए अपने बिजली के कार्यालय, जो आपका बिजली का उपखंड कार्यालय है, वहां जाकर उस प्रार्थना पत्र को दें। एक प्रति अपने पास रखें। वहां पर आपका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अवर अभियंता द्वारा उस पर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, जो एक दूसरे कार्यालय जाती है। जो मीटर का कार्यालय है वहां सहायक अभियंता मीटर बैठते हैं और इस अवर अभियंता के रिपोर्ट पर SDO काउंटर साइन करता है। और फिर इस रिपोर्ट को आप स्वयं प्राप्त करके सहायक अभियंता मीटर का जो कार्यालय है वहां आप जाएं और अवर अभियंता मीटर से मिलें और अपने इस प्रार्थना पत्र को, जिस पर अवर अभियंता और उपखंड अधिकारी की टिप्पणी अंकित है, वो उन अवर अभियंता महोदय को आप दें, वहां इसे प्राप्त कराएं और एक अपने पास अपनी फोटो कॉपी रखें। इसके पश्चात वहां के कर्मचारी आकर के आपके परिसर पर मीटर को बदलेंगे। लेकिन बदलते समय जो आपको मुख्य बात ध्यान में रखनी है कि जब वो मीटर बदला जाएगा तो एक सीलिंग प्रमाण पत्र मिलेगा, जिस सीलिंग प्रमाण पत्र पर पुराने मीटर का सारा सिजरा, सारा विवरण अंकित होगा और नए मीटर का सारा विवरण अंकित होगा। और अंकित होने के बाद में उसकी एक प्रति आपको दी जाएगी, उसे आप संभाल कर रखें।
क्योंकि जितनी अवधि में आपका मीटर खराब रहा है उस अवधि का जो बिल संशोधित होगा वो इसी सीलिंग प्रमाण पत्र के आधार पर ही इस संशोधित होगा। आपके बिजली बिल पे जो पुराना मीटर नंबर अंकित है वो पुराना मीटर नंबर अंकित जो है वो हट जाएगा और इस सीलिंग प्रमाण पत्र के आधार पर उस पर नया मीटर का नंबर जो नया लगाया गया वो अंकित हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आप अपने मीटर को खराब हालत में लंबे समय तक छोड़ते हैं तो आपके बिजली के जो बिल हैं वो खराब होते रहेंगे। इसलिए आप जितनी जल्दी जितना शीघ्र हो सके थोड़ा प्रयास करके अपने मीटर को बदलवाने का प्रयास करें और सीलिंग प्रमाण पत्र अपने पास सुरक्षित रखें और इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो नया जो बिजली का बिल आया है उसमें ये मीटर नंबर बदल करके अंकित हो गया है। साथियों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने कनेक्शन को रखना नहीं चाहते, अर्थात उस कनेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं होती है और उसे हम हटवाना चाहते हैं। कई लोगों से पूछते रहते हैं, भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न तरीके से बतलाते हैं और उपभोक्ता परेशान होता रहता है। तो साथियों, इस विषय में आपने जो भी अंतिम भुगतान किया हो अपने बिल का, उस रसीद की फोटोकॉपी अपने पास रखें। उसके बाद आप अपना नया बिल निकलवाएं, उसकी फोटोकॉपी लगाएं। एक 10 रुपए का अपना स्टैम्प पेपर पर अपनी बात लिखें कि आप कनेक्शन नहीं चाहते और कनेक्शन को स्थायी रूप से समाप्त करना चाहते हैं। ये एक एफिडेविट बनाएं 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर। इसके बाद स्थायी विच्छेदन यानी इस कनेक्शन को जो स्थायी रूप से समाप्त किया जा रहा है इसकी एक फीस होती है, यह आप पता करें और उस फीस को जमा करें। फीस को जमा करने के लिए भी आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और उसके बाद जब उस एप्लीकेशन पर उपखंड अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो आपकी ये फीस जमा हो जाएगी और ये जो जमा होगी इसकी भी आप फोटोकॉपी अपने पास रखें। इसके बाद इन तमाम प्रपत्रों की जो फोटोकॉपी आप रखी है इसको आप अपने उपखंड कार्यालय में स्थायी रूप से समाप्त कराने के लिए जरा जमा कर दें। एक बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि आपका कनेक्शन का टेम्परेरी डिस्कनेक्शन नहीं हुआ है तो डिस्कनेक्शन कराने की फीस आपको जमा करनी होगी और यदि आपका डिस्कनेक्शन हो गया है और अभिलेखों में अंकित है तो उसी डिस्कनेक्शन को मान करके आपके बिल का निस्तारण होगा। कभी कभी यह होता है कि हमें हमारा डिस्कनेक्शन किस माह में हुआ इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं होता और कार्यालय में भी यह टेम्परेरी डिस्कनेक्शन यानी जब हमारे कनेक्शन का विच्छेदन किया गया था वहां भी कार्यालय में भी अंकित नहीं होता है। ऐसी दशा में आप साक्ष्यों के साथ एक अपना प्रतिवेदन एक प्रार्थना पत्र बनाएं जिसमें आप लिखें कि किस माह में किस तरीके से आपके कनेक्शन को विच्छेदित किया गया था, किस कारण से किया गया था। इसके साथ साथ आप अपने 2 पड़ोसियों से भी इस प्रकार का एक प्रमाण पत्र या उसके पुष्टि स्वरूप कुछ लिखवा करके रखें और जो आपका आवेदन पत्र है यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अपने सभासद से तस्दीक करा लें, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो अपने आप ग्राम प्रधान से तस्दीक करा लें। इस बात का आप ध्यान रखें कि जो आप ये अपना प्रार्थना पत्र 2 अपने पड़ोसियों का पुष्टि स्वरूप जो आपने लेख लिखाया है इसमें किसी न किसी आईडी का संदर्भ जरूर अंकित करें। उनका पूरा नाम लिखा हो, उनका पूरा पता लिखा हो और उनकी आईडी का संदर्भ अंकित हो। ये तीनों कागज जो बने हुए हैं इनको भी अपने उन कागजों के साथ लगा करके और अपना प्रार्थना पत्र एफिडेविट सारी चीजों को नत्थी करके अपने उपखंड कार्यालय में जमा कर दें।
जमा होने के बाद में जो विभाग के कर्मचारी हैं वो आपके परिसर का मुआयना करेंगे और मुआयना करने के बाद में एक पीडी रिपोर्ट बनाएंगे। उस पीडी रिपोर्ट में ये सब सिजरा होगा कि आपका डिस्कनेक्शन कौन सी तारीख में हुआ था और उसके आधार पर आपका बिल फाइनल होगा। जो आपका बिल फाइनल होगा उसे आपको विभाग में जमा करना होगा, वो आपकी अंतिम रसीद होगी। और जो आपका बिल बना होगा उसमें से आपकी जो सिक्योरिटी की धनराशि है और उस पर जो ब्याज आपको मिला है वो दोनों चीजें उससे समायोजित हो जाएंगी और जो शेष राशि जमा बचेगी वो आपको जमा करनी होगी। अब साथियों, इसमें सबसे जो समस्या आती है वो आती है कि कब तक बिल बनाया जाए और उस बिल पर कब तक ब्याज हो। तो साथियों, जो आपकी डिस्कनेक्शन की जो तारीख होगी टेम्परेरी डिस्कनेक्शन की, उसी तारीख तक आपको बिल का पैसा देना है। उसके बाद ब्याज की धनराशि कितनी होगी? ब्याज की धनराशि उस तारीख के बाद उस धनराशि पर आपको अधिकतम 8 माह का ही ब्याज देना पड़ सकता है, इससे अधिक का नहीं। साथियों, यदि आपके मामले में सेक्शन 5 जारी हो चुका है तो सेक्शन 5 की तारीख तक ही आपको ब्याज देना पड़ेगा। साथियों, एक बात और है, यदि आपका जो डिस्कनेक्शन हुआ था उससे 6 माह बाद यदि आपका स्थायी विच्छेदन निस्तारित किया गया है, अर्थात स्थायी विच्छेदन में देरी की गई है, यानी आपके 6 माह के अंदर स्थायी विच्छेदन नहीं किया गया है, आपने इसके लिए आवेदन किया हुआ है और आपकी टेम्परेरी डेट ऑफ डिस्कनेक्शन से 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आपका स्थायी विच्छेदन विभाग द्वारा विलंबित किया गया है, तो आपको टेम्परेरी डिस्कनेक्शन के बाद की तिथि का, महीनों का कोई भी आपको ब्याज की धनराशि नहीं देनी होगी। यदि आप इन बातों के रूप में सजग हैं तो कोई भी आपसे स्थायी विच्छेदन पर अधिक धनराशि न तो चार्ज कर सकेगा, यानी आपसे ले सकेगा, न उसको बिल कर सकेगा। ये जागरूकता ही आपको तमाम परेशानियों से बचाएगा। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।